हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल सब्जेक्ट के पहले अध्याय के काफ़ी कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। इसकी बेसिक फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस क्या क्या है वो हम इस अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करें, कंटिन्यू करें अपने पुराने सेशन जहां हमने इसे छोड़ा था उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझें तो किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, एक तो ये वाला, ठीक है, ए। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोसेसेस क्या है, कर्नल पे जाती है, फिर हार्डवेयर उस पर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें वर्चुअलाइजेशन में, यहाँ पे क्या है वर्चुअलाइजेशन में, ये तो एक ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है ऑल द कॉम्पेटेबल प्रोसेसेस दैट कैन बी इंटरटेन्ड बाय दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब अगर अपन वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्या है कि ये जो एक वर्चुअल मशीन मैनेजर कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। ये VM1, VM2 और VM3 को मैनेज करता है और ये जो VM1 है इसका एक पर्टिकुलर कर्नल होता है, ठीक है। देखिए, कर्नल के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसकी सिस्टम प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। वो सिस्टम प्रोसेसेस रन करनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो ये कर्नल जो है एक्चुअल में सिस्टम बेस्ड प्रोसेसेस को रन करवाता है, या वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो वर्चुअल मशीन मैनेजर क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने एक अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन VMware सॉफ्टवेयर डाला है और वो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा है, एक विंडोज़ 10 और आपका इसको बोल लीजिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो इसको जो मैनेज करता है वो वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है। और ये जब ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं तो तीनों के अलग अलग कर्नल बनते हैं, ठीक है, और तीनों पे रन होने वाली प्रोसेसेस अलग अलग होती है। तो इस तरीके से एक वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अब अपन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, अगर अपना क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले बीटेक या जब मास्टर्स डिग्री की जाती है तो ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है क्लाउड पे, ठीक है। तो बेसिक ब्रीफ में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या करता है, डिलीवर्स कंप्यूटिंग स्टोरेज इवन एप्स एज अ सर्विस अक्रॉस द नेटवर्क। तो क्लाउड का क्या मतलब है कि सब कुछ आपने शेयर कर दिया और सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, कंप्यूटिंग पावर भी अवेलेबल है, ठीक है, और स्टोरेज भी अवेलेबल है। लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन बिकॉज इट यूजेस वर्चुअलाइजेशन एज द बेस फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। तो अपन अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का ही एक विस्तृत रूप है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन के आधार कॉन्सेप्ट पर ही ये क्लाउड कंप्यूटिंग का काम होता है, ठीक है। Amazon ES2 has thousands of servers, millions of virtual machines, petabytes of storage available across the internet, pay based on usage, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूं। आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा। गूगल ड्राइव में आप क्या कर सकते हो, या जीमेल के बारे में आपने सुना होगा। जीमेल में क्या होता है, अभी जीमेल जो है आपको फ्रीली कितना स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, 15 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जीमेल में। अब आपको ध्यान है कि ये जो जीमेल डेटा स्टोर करता है वो कहाँ करता है, ये आपके सिस्टम में करता है क्या, नहीं, ठीक है। ये आपके सिस्टम में डेटा स्टोर नहीं होता। और आपने देखा हो, आप जब भी जीमेल
किसी एक शहर से या किसी दूसरे शहर से कहीं से भी एक्सेस करो तो वो डेटा हमेशा आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये डेटा एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है, ये डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन प्रोवाइड करवाता है, क्लाउड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पब्लिक क्लाउड हो सकता है, मतलब पब्लिक क्लाउड का मतलब जो इंटरनेट के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाता है और ये पे बेसिस सर्विस पे आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर होता है प्राइवेट क्लाउड, रन बाय कंपनी फॉर द कंपनीज ओन यूज। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि कुछ एक प्राइवेट कंपनी अपना क्लाउड क्रिएट करती है और अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए उस है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को अगर अपन कंसीडर करें तो उसका जो डेटा, उसका जो रिसोर्सेज होता है वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ही एक्सेसिबल होता है, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पब्लिक हाइब्रिड का मतलब हो जाता है मिक्स क्लाउड, तो मिक्स टाइप की फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करता है क्लाउड, उसको अपन हाइब्रिड क्लाउड बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वन और मोर एप्लीकेशंस अवेलेबल वाया द इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर अपन जब क्लाउड की बात करते हैं तो ये बेस्ड ऑन सर्विस कैटेगराइज किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए बट वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वो इंटरनेट के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर पे जाके काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर अपन ले वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता, आपने इंटरनेट का ब्राउज़र ऑन किया और जैसे ऑन किया वहाँ पे न तो आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी, न अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, आपने सीधा सिर्फ एक ब्राउज़र खोला और उस ब्राउज़र के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लिया। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरी बात आती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर स्टैक रेडी फॉर एप्लीकेशन यूज वाया द इंटरनेट। अब देखिए जैसे क्लाउड क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो समझ में आया। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मान लीजिए आपको अपने डेटा को स्टोर करना है और वहाँ से उस डेटा को एक्सेस करना है। अब देखिए गूगल का जो डेटा होता है वो कितना मिलियंस ट्रिलियंस अनलिमिटेड डेटा एक्चुअल में जनरेट होता है, जिसके हम समझ भी नहीं सकते प्रति सेकंड कितना डेटा जनरेट होता है। तो उसके लिए जो डेटा को स्टोर करके रखना होता है उसके लिए सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस डेटा को स्टोर करना और फिर वापस उस डेटा को जब ज़रूरत पड़े तो वो वापस से उस डेटा को अवेलेबल करवाना। तो डेटाबेस सर्वर्स एक टाइप का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। तो एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करना एक क्लाउड का काम होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सर्वर्स और स्टोरेज अवेलेबल ओवर इंटरनेट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात करें, जैसे रिसोर्स एलोकेशन की बात हो गई, मैंने जैसे आपको बताया। देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी अपन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, बेस प्रिंसिपल इनका एक ही है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम रन करना है और उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप क्लाउड के थ्रू, ठीक है, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लिखा है जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग चाहता है लेकिन आपके सिस्टम के पास नहीं है, तो आप ऐसे क्लाउड को अप्रोच कर सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस देता है। वो आपकी प्रॉब्लम पे प्रोसेसिंग करके उसका जो आउटपुट होगा वो आपको दे देगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कंपोज्ड ऑफ ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्लस वर्चुअल मशीन मैनेजर्स प्लस क्लाउड मैनेजमेंट टूल। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जो अपन कंसिडर कर रहे हैं भी क्लाउड है। तो बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ही होते हैं और आपके वर्चुअल मशीन मैनेजर्स होंगे, साथ में क्लाउड को मैनेजमेंट करने वाले टूल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बेसिकली इन सबको जोड़ने वाला कौन होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। क्लाउड कस्टमर इंटरफेस होती है, मतलब एक एप्लीकेशन हो गया, वो उसके थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज को जाती है, फिर वो देखता है कि भाई ये सर्विसेज कहाँ पे अवेलेबल है, किस वर्चुअल मशीन्स पे अवेलेबल है, ठीक है, कौन से VM पर अवेलेबल है, तो ये वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, जवाब आएगा, फिर वापस से
यूज़र कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, अब अपन रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, वेरी कंसिडरेबल स्पेशल पर्पस लिमिटेड पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जो स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रॉकेट लॉन्च करना है। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए इतनी कंप्यूटिंग पावर्स होती हैं और उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, कब किस टाइम पे कौन सी चीज़ ऑन होनी है और उस टाइम पे अगर वो चीज़ ऑन नहीं होती तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके के, अब जैसे हम बात करें IRCTC की वेबसाइट पे आपने काम किया हो, IRCTC की वेबसाइट पे, तो ये भी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों यूज़र्स एक टाइम पे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। और मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि दो लोगों को एक ही जगह से बैठना है और एक ही जगह से टिकट बुक करना है। तो किस तरीके से रियल टाइम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। देखिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए हुए होते हैं, तो इनको अपन रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। क्योंकि मैनी अदर स्पेशल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट एज वेल एज some have operating systems, some performs tasks without an operating system. Real time operating system has well defined fixed time constraint. ठीक है, यहाँ पे जो अपन बात करें टाइम कंस्टेंट की बहुत वैल्यू है। अगर सेकंड, मिली सेकेंड्स का भी फेलियर हो जाता है, मिली सेकेंड्स के लिए भी अगर आपका सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है उसको, तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, वो रियल टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। देखिए, ओपन का मतलब है जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनके लिए आपको पे नहीं करना होता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। देखिए, बिगिनिंग के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बाहर जाना है क्या पुष्पेंद्र जी? देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज के अगर हम बात करें तो लिनक्स सीरीज़ के या यूनिक्स सीरीज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इनमें न तो आपको पे करना पड़ता है, नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो इनके जो प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स या कोड्स जो लिखे जाते हैं वो भी इजीली यूज़र्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यूज़र्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे वो अपने इच्छा अनुसार चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी और फीचर्स में चेंज कर सकता है। ठीक है, नए नए वर्जन्स इसी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। काउंटर टू द कॉपी प्रोटेक्शन एंड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM मूवमेंट काउंटर होता है, मतलब ये कॉपी प्रोटेक्शन और डिजिटल राइट मैनेजमेंट के बिल्कुल अलग है। स्टार्टेड बाय फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF विच इज कॉपीलेफ्ट GNU पब्लिक लाइसेंस। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स GNU Linux, BSD Linux, including core of Mac OS X and many more. Can use VMM like VMware Player, VirtualBox, open source and free on many platforms. Used to run guest operating system for exploration. ठीक है, तो ये जो रियल टाइम सिस्टम्स हमने देखे, तो इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं कि रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम सिस्टम मीन दैट द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द रियल टाइम रेस्पॉन्स शुड बी गारंटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइमिंग कंस्ट्रेंट। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करते हो ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे समय कंस्टेंट का बहुत
महत्वता होती है, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर में सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो बहुत बड़े फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टम शुड मीट द स्पेसिफाइड डेडलाइन, तो उस डेडलाइन के अंदर अंदर उसको काम करके दिखाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो होता है, या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बात कर लें, रियल टाइम मॉनिटर्स हो जाते हैं। आज के टाइम में पावर ग्रिड्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहे हैं कि जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है तो कब पावर को आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, चैनलिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशंस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब टाइप्स रियल टाइम्स के हो सकते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन, ठीक है। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम कभी भी अपनी डेडलाइन को मिस नहीं करता। मिसिंग द डेडलाइन में हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो जो इसके परिणाम होते हैं वो बहुत ही भयावह होंगे। The usefulness of result produced by hard real-time system decreases abruptly and may become negative. Tardiness increases. Tardiness means how later real system time completes its task in respect to its deadline. Example, flight controller system. ठीक है। अब फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम की अगर आप बात करें, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह जितनी भी एयर में होती है, अगर उनका कनेक्शन कंट्रोलर सिस्टम से नहीं है और वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टाइम पे, तो एक सेकंड का डिले, एक मिली सेकंड का डिले पूरे प्लेन में बैठे हुए यात्रियों को मार सकता है, ठीक है। तो ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, ये इनकी टार्डीनेस पर डिपेंड करता है कि डेडलाइन जो है वो कितने कम समय में, यूजफुलनेस उस सिस्टम की तभी मानी जाती है कि जब वो डेडलाइन से बहुत पहले ही रेस्पॉन्ड कर दे, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन मिस इट्स डेडलाइन ओकेजनली विद सम एक्सेप्टेबल लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके के रियल टाइम सिस्टम्स में क्या है, कभी कभी इनकी जो डेडलाइन होती है कि कभी मिस कर दिया तो भी चल जाता है, ठीक है, बट इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो रखी जाती है। मिसिंग द डेडलाइन हैव नो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो जहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है और उसी सिस्टम ने डेडलाइन मिस कर दिया है, तो वो मिस हो जाने से इतना बड़ा उसका डिजास्टर्स परिणाम नहीं होंगे। द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन टार्डीनेस। एग्जांपल, टेलीफोन स्विचेस, ठीक है। टेलीफोन स्विचेस में की अपन बात कर सकते हैं। रेफरेंस मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम, और रेफरेंस मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक वर्कलोड मॉडल होता है जो स्पेसिफाई करता है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय अ सिस्टम, और आपका एक रिसोर्स मॉडल होता है, इट स्पेसिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द एप्लीकेशंस, और एल्गोरिथम इट स्पेसिफाइज हाउ द एप्लीकेशन सिस्टम विल यूज रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके रेफरेंस मॉडल के लिए, ठीक है, रियल टाइम सिस्टम के लिए जो रेफरेंस मॉडल होता है उसमें 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका, एक तो वर्कलोड मॉडल, एक रिसोर्स मॉडल और एल्गोरिथम, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टर्म्स यूज़ करे जाते हैं वो होते हैं, एक तो आपका जॉब, जिसे हम कहते हैं जॉब, ये होता है स्मॉल पीस ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू अ प्रोसेसर एंड मे और मे नॉट बी रिक्वायर रिसोर्सेज, ठीक है। तो किसी प्रोसेसर को स्मॉल काम को असाइन करना, ठीक है, वो जॉब कहलाता है। इसके लिए आपको रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अ सेट ऑफ रिलेटेड जॉब दैट जॉइनली प्रोवाइडेड सम सिस्टम फंक्शनैलिटी, तो एक जॉब से मिलकर अगर एक से ज़्यादा जॉब मिलती है तो उसको अपन बोलते हैं टास्क। जो एक फंक्शनैलिटी, एक पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है, उस टास्क को पूरा करने के लिए काम में लग आती है। रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब, इट इज़ द टाइम एट विच जॉब बिकम्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। रिलीज टाइम का क्या मतलब है कि जॉब जब प्रोसेसर सीपीयू के पास में आई और सारे रिसोर्सेज तैयार हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट जब स्टार्ट होता है, रेडी होता है, तो उसको रिलीज टाइम बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब कितने टाइम में वो जॉब कंप्लीट हो गई, फिनिश होने में कितना टाइम लग गया, उसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। डेडलाइन ऑफ जॉब, इट इज़ द टाइम बाय विच जॉब शुड फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। डेडलाइन ऑफ जॉब का मतलब होता है ये वो समय होता है जिसमें इस जॉब को ख़त्म हो जाना होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है किसी जॉब का, वो डेडलाइन ऑफ अ जॉब, ठीक है, कितना समय उस जॉब को कंप्लीट होना ही है, उससे लेस देन और इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
response time of job, it is a length of time from release time of job to the instant when it finishes, ठीक है। तो response time का मतलब ये होता है कि एक तो जब जॉब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, और एक वो इंस्टेंट जहाँ पे जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसके बीच की जो लेंथ होती है उसको अपन रेस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब बोलते हैं। मैक्सिमम अलाउबल रेस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब इज कॉल्ड रिलेटिव डेडलाइन। एब्सोल्यूट डेडलाइन ऑफ जॉब इज इक्वल टू रिलेटिव डेडलाइन प्लस इट्स रिलीज टाइम। प्रोसेसर्स आर आल्सो नॉन एज एक्टिव रिसोर्सेज। प्रोसेसर को अपन एक्टिव रिसोर्स बोलेंगे और वो बहुत एसेंशियल आवश्यक होते हैं किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। A job must have one or more processor in order to execute। देखिए, किसी एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट करते हैं, और कब तक एग्जीक्यूट करते हैं, जब तक कि उस प्रोसेस या वो जॉब कंप्लीशन को नहीं प्राप्त हो जाती है, ठीक है, पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाती है या फिनिश नहीं हो जाती है, ठीक है। रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज पैसिव रिसोर्सेज, ठीक है, जो बाकी जैसे दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, भाई प्रोसेसर को तो अपन एक्टिव रिसोर्स बोलेंगे, प्रोसेसर को अपन एक्टिव रिसोर्स बोलेंगे, और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव रिसोर्सेज, ठीक है। और पैसिव रिसोर्सेज वो होते हैं जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना होता है उससे पहले ये रिसोर्सेज जॉब के पास एलोकेट, भाई एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, वो रिसोर्सेज को अपन पैसिव रिसोर्सेज बोलते हैं। टू रिसोर्सेज आर आइडेंटिकल, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली एज दे आर हेटेरोजीनियस, ठीक है। ये हमारे इस अध्याय 1 का अंत होता है, ठीक है। होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स और इश्यूज हैं या कमेंट्स हैं वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।